देश में बढ़ती महंगाई से आम आदमी त्रस्त है तो केंद्र की मोदी सरकार मस्त है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक में बुलडोजर का जोर है तो देश में पेट्रोल डीजल के दामों से लेकर आटा, चावल, दाल पर महंगाई का बोलबाला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को महंगाई को लेकर घेर रहे हैं। आज फिर राहुल गांधी ने बीजेपी के बुलडोजर पर तंज कसा है। तो क्या है महंगाई का बुलडोजर से कनेक्शन, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में महंगाई का बोलबाला है। खाने पीने की हर चीज पर महंगाई का जोर है। नमक से लेकर नहाने के साबुन तक की कीमतें आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही हैं। पेट्रोल की कीमत 100 के पार है तो रसोई गैस की कीमत 1000 के पार है। सब्जियों के दाम लोगों का दम निकाल रहे हैं। जो नींबू 50 रुपए किलो बिकता था वो अब 300 रुपए के पार जा चुका है। 15 रुपए का एक नींबू बिक रहा है। गर्मी के इस मौसम में नींबू पानी के दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन महंगाई पर फिलहाल मोदी सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और जनता की आंखों पर धर्म का चश्मा चढ़ा दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सत्ता पर बैठे लोगों को महंगाई और बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाना चाहिए, जिसको लेकर आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया। राहुल ने लिखा है, महंगाई और बेरोजगारी ने देश की जनता का दम निकाल दिया है। सरकार को लोगों की इन समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, मगर भाजपा के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के आरोपियों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने की घटना पर ये ट्वीट किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने हिंसा के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से कराने का ऐलान किया है। अधिकारियों ने बताया कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद बड़े पैमाने पर आगजनी के बाद 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले यूपी की योगी सरकार भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं अब शिवराज सरकार भी महंगाई से ज्यादा बुलडोजर का डर दिखाकर जनता की आवाज को दबा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हो गए और उसने गुजरात और हिमाचल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। लेकिन हिमाचल में आपका सफर शुरू होने से पहले ही उसकी गाड़ी में ब्रेक लग गया है और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में बड़ा फैसला लिया है। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़े ही जोश के साथ हिमाचल का रुख किया था और पार्टी को स्थापित करने के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 6 अप्रैल को मंडी में रोड शो भी किया था। रोड शो में लोगों की भीड़ ने पार्टी के हौसले और बुलंद कर दिए। लेकिन पार्टी के ही नेताओं ने आपका साथ छोड़ने का मन बना लिया और इस रोड शो के बाद ही आपको बड़ा झटका लगा। आपके कई नेता एक एक कर पार्टी से छिटकते जा रहे हैं। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन सचिव सतीश ठाकुर, ऊना जिला अध्यक्ष इकबाल सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। इनके अलावा भी कई नेताओं ने आपका साथ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी में जाने वाले नेताओं ने आप पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। लगातार हो रहे इस बिखराव को देखकर अब आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। पार्टी के फैसले के मुताबिक आप नेतृत्व ने हिमाचल की पूरी वर्किंग कमेटी को भंग कर दिया है। हिमाचल चुनाव प्रभारी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। सत्येंद्र जैन ने बताया कि जल्द ही नई वर्किंग कमेटी गठित की जाएगी। बीते 4 दिन में आपके आधा दर्जन से ज्यादा नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, जो कि आप पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि आप अपने आप को हिमाचल में स्थापित करने में लगी हुई है और प्रदेश की जनता को तीसरा विकल्प देने के दावे कर रही है। यानी साफ है कि हिमाचल में आपका सफर शुरू होने से पहले ही उसमें रुकावटें आने लगी हैं। ऐसे में क्या आप फिर से खुद को मजबूत पार्टी के तौर पर स्थापित कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। रामनवमी आमतौर पर देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन पिछले 8 साल में देश में जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, उसके चलते इस दिन देश में जगह जगह टकराव की घटनाएं हुई। इन टकराव की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी और सरकार की जो कार्रवाई थी उस पर भी सवाल उठाए गए। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की बैठक में तो अमेरिका ने इस मामले में भारत को जमकर सुनाया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो रही इस बदनामी का कसूरवार आखिर कौन है, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी शासित राज्यों में आजकल सरकार के फैसले से ज्यादा तेज बुलडोजर हो गया है। मंत्री का बयान आता है, उससे पहले बुलडोजर पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 समुदायों के बीच टकराव हुआ। सरकार बीजेपी की है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मंत्री का बयान आया कि आरोपियों के घरों को पत्थर का ढेर बनाएंगे। गृह मंत्री के बयान के बाद तुरंत ही प्रशासन का बुलडोजर चल गया। 45 मकानों और दुकानों को ढा दिया गया। लेकिन ये बुलडोजर सिर्फ एक वर्ग पर चला। बीजेपी सरकार में प्रशासन धर्म देखकर कार्रवाई कर रहा है। यूपी में भी इसी तरह की कार्रवाई की खबरें रोज आ रही हैं। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो उनके समर्थक बुलडोजर बाबा बोलते हैं।
यूपी सरकार में भी अधिकांश मामलों में बुलडोजर मुसलमानों के मकानों पर ही चलाया जाता है। मुसलमानों पर हो रही इस कार्रवाई को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, आज आपकी सरकार है लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। पहले किसी और की सरकार थी, आगे भी किसी और की होगी। तो दूसरी ओर अमेरिका ने भी इस तरह की घटनाओं पर चिंता जताई है। भारत में बढ़ती मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और अमेरिका स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं में सरकारी अधिकारी, पुलिस और जेल अधिकारी भी शामिल हैं। जिस समय ब्लिंकन ये बात कह रहे थे, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ ही थे। दोनों ने ही इसका विरोध नहीं किया, जिससे साफ है कि अमेरिका के सवालों का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं था। इससे पहले पिछले हफ्ते अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने मुस्लिम आबादी के साथ मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए थे और इस पर बाइडेन सरकार के सवाल न पूछने पर आपत्ति जतलाते हुए ट्वीट किया था, मुझे इस बात की चिंता है कि इस बार हम मोदी को अपना नया पिनोशे बनने देना चाहते हैं। अमेरिकी सांसद ने पीएम मोदी की तुलना चिली के तानाशाह पिनोशे से की थी, जिसके शासनकाल में जनता के साथ क्रूर व्यवहार किया गया था। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया था कि मोदी को नया पिनोशे करार देने के बाद आलोचनाओं पर हंसे अमेरिकी सांसद, कितना भयानक अपमान है। जयशंकर को विरोध करना चाहिए। अब अमेरिका तो भारत पर उंगलियां उठा रहा है, लेकिन भारत सरकार के पास इसका कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में बीजेपी अभी से लग गई है और धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए राज्य में वोट बैंक बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके लिए मुद्दे भुनाए जा रहे हैं। हालांकि विपक्षी बीजेपी इस रणनीति से अच्छी तरह से वाकिफ है और सरकार पर हमलावर है। अब इस बीच रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश में हुई घटना के बाद सरकार ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसके बाद वो ओवैसी के निशाने पर आ गई है और AIMIM चीफ ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। आखिर सरकार की किस कार्रवाई पर भड़के ओवैसी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और अभी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और गौर करने वाली बात यह है कि 2018 में जनता ने इन्हें नहीं चुना था, बल्कि जनता की पसंद तो कांग्रेस थी। यानी ये जोड़ तोड़ की सरकार है। मतलब साफ है कि बीजेपी को कुर्सी जाने का डर सता रहा है और अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्टी राज्य में अपना ऑल टाइम फेवरेट धार्मिक ध्रुवीकरण करने में लग गई है, जिसका ताजा उदाहरण देखने को मिला 10 मार्च यानी रामनवमी वाले दिन, जब खरगोन में शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया था, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हिंसा शुरू हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में आम जनता समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अब इस घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जो कार्यवाही की, उससे वो विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। दरअसल जिला प्रशासन ने पथराव करने वाले आरोपियों के घर ढहा दिए। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शिवराज सरकार की इस कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए उन पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा, MP में कानून के शासन पर भीड़ तंत्र हावी हो चुका है। भले ही CM शिवराज सिंह चौहान की विचारधारा मस्जिदों को नापाक करने और बुजुर्गों पर हमले को सही ठहराती हो, लेकिन उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। जनता की जान माल की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। ओवैसी यही नहीं रुके। सरकार की इस एक तरफा कार्रवाई पर भड़कते हुए उन्होंने आगे कहा कि सत्ता के नशे में गरीबों के आशियाने उजाड़ रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि आज उनकी सरकार है, कल नहीं होगी। यानी ओवैसी ने सरकार को खुले शब्दों में चुनौती दे डाली है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की इस एक तरफा कार्रवाई से प्रदेश का माहौल बिगड़ना लाजमी है और इस तरह के मुद्दे बनाकर उन्हें हवा देना बीजेपी की पुरानी रणनीति है। लेकिन इस बार उसे फायदा मिलेगा या नहीं, ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा। बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी का राज चलता है। बंगाल चुनाव में इस बार भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। बंगाल हार को बीजेपी अब तक भूल नहीं पाई है। उस हार की टीस काफी गहरी है, लेकिन राज्य में लगातार हो रही हिंसा को बीजेपी अपने लिए एक मौके की तरह देख रही है। तो क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान और इस प्लान में कांग्रेस की क्या है भूमिका, देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले 8 सालों में देश में चल रही नफरत की राजनीति ने देश को बांट के रख दिया है। 2 समुदायों के बीच बढ़ती नफरत ने देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया है। बीजेपी शासित राज्यों में बंटवारे की राजनीति अपने पैर पहले ही जमा चुकी है, तो वहीं जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, वहां पर कैसे सत्ता पर काबिज हो, बीजेपी इसी उधेड़बुन में लगी रहती है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था।
इस हार ने बीजेपी को बैकफुट पर खड़ा कर दिया था। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को ललकारा था, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह की हर चाल का उनकी ही भाषा में जवाब दिया था। लेकिन इन चुनावों से लेकर अब तक प्रदेश में हिंसा की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। प्रदेश में हो रही हिंसक घटनाओं पर अब सियासत तेज हो गई है। हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर कांग्रेस ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं पर बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य में आर्टिकल 355 लागू करने की मांग तेज कर दी है। वहीं सोमवार को विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, हिंसा को कंट्रोल करने के लिए धारा 356 या 355 का उपयोग करना चाहिए। इतनी खराब हालात देश के अंदर कहीं नहीं है। इसके अलावा मार्च में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी बीरभूम हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में आर्टिकल 355 लागू करने की बात कही थी। राष्ट्रपति कोविंद को लिखे एक खत में उन्होंने कहा था कि पिछले एक महीने में बंगाल में 26 लोगों की राजनीतिक हत्या हुई है। पश्चिम बंगाल की खराब कानून व्यवस्था को संभालने के लिए अनुच्छेद 355 लागू किया जाए। क्या होता है आर्टिकल 355? चलिए हम आपको बताते हैं। केंद्र सरकार का ये दायित्व होता है कि वो किसी राज्य के अंदर की उथल पुथल या फिर बाहरी आक्रमण से रक्षा करे और सुनिश्चित करे कि राज्य संविधान के नियमों के मुताबिक चलती रहे। इसके लिए संविधान में केंद्र को कुछ शक्तियां दी गई हैं, जिसमें केंद्र राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए दखल दे सकता है। राज्य की पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार के पास होती है और राज्य के पास इन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन कुछ हालात में जब राज्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा करने में असमर्थ हो, ऐसे में केंद्र आर्टिकल 355 लागू कर सकता है, जिसके बाद से राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र के पास होती है। इसके बाद केंद्र सेना की तैनाती कर सकता है। वहीं आर्टिकल 356 लगने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। यह आपातकाल जैसी स्थिति होती है। बीजेपी को लगता है कि वाकई पश्चिम बंगाल में हालात चिंताजनक हैं और बीजेपी राज्य में दखल अंदाजी कर सकती है। लेकिन सीएम ममता बनर्जी इतनी आसानी से केंद्र सरकार के सामने झुकने वाली नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ये तकरार और तेज हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी को यूपी एमएलसी चुनावों का बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए 9 अप्रैल को राज्य में वोटिंग हुई थी और आज नतीजे आ रहे हैं। लेकिन यूपी एमएलसी चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो क्या कहते हैं नतीजे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने बाजी मार ली थी और उसके बाद बीजेपी यूपी एमएलसी चुनावों में भी इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद के साथ तैयारियों में जुट गई थी। इस दौरान प्रदेश के कई इलाकों से झड़प की खबरें भी सामने आई। विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि कई प्रत्याशियों को पर्चा भी नहीं भरने दिया गया। खैर, इन सब खबरों के बीच 9 अप्रैल को यूपी विधान परिषद की 27 सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि यूपी विधान परिषद में कुल 36 सीटें हैं। इनमें से 9 सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिसके बाद आज बची हुई 27 सीटों के नतीजों में बीजेपी को करारा झटका लगा है और नतीजे उसके अनुरूप नहीं आए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पीएम मोदी का गढ़ कही जाने वाली वाराणसी सीट पर भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। वाराणसी एमएलसी चुनाव के फाइनल नतीजे आ गए हैं। यहाँ ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय जीती हैं। उनके खाते में कुल 4234 वोट आए हैं। समाजवादी पार्टी यानी सपा उम्मीदवार ने 345 वोट जीते हैं, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सुदामा पटेल कुल 170 वोट ही अपने नाम कर सके हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली आजमगढ़ सीट पर भी बीजेपी को शिकस्त मिली है। यहां बीजेपी के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह रीशू जीते। वहीं प्रतापगढ़ में भी बीजेपी को हार मिली है और राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे सपा उम्मीदवार कफील खान को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। यानी साफ है कि बीजेपी को एमएलसी चुनाव में करारा झटका लगा है, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। बीजेपी को एमएलसी चुनावों में लगातार झटका ही मिल रहा है। अभी हाल ही में बिहार में हुए एमएलसी चुनाव में भी बिहार की एनडीए सरकार का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, जिसके बाद विपक्ष ने कहा था कि एमएलसी चुनाव ने संकेत दे दिया है कि बदलाव होने वाला है और यूपी में आए ये परिणाम इशारा कर रहे हैं कि 2024 चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। यूपी में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। दिग्गजों की सीट पर उनकी ही पार्टी के उम्मीदवारों को करारी हार मिली है। आजमगढ़ सीट पर सपा उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा, तो वाराणसी में बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई।
दोनों ही जगह निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली। कुशीनगर देवरिया सीट से सपा ने डॉक्टर कफील खान को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने चुनावों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो क्या खुलासा किया है डॉक्टर कफील खान ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनावों के बाद हुए विधान परिषद के चुनावों में बीजेपी ने भले ही जीत दर्ज की हो, लेकिन 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी को मिली ये जीत अब सवालों के घेरे में है। ये सवाल है डॉक्टर कफील खान के। कफील खान ने दावा किया कि इन चुनावों में काफी धांधली की गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी योगी सरकार पर धांधली के आरोप लगा चुके हैं। अपने इन आरोपों को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग में लिखित शिकायत भी की थी, लेकिन उसके बावजूद यूपी प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए गए। यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बीजेपी ने 36 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि सपा का खाता तक नहीं खुला है। वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। देवरिया कुशीनगर सीट काफी सुर्खियों में थी, क्योंकि यहां से सपा ने डॉक्टर कफील खान को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि डॉक्टर कफील खान भी बड़े अंतर से बीजेपी प्रत्याशी रतनपाल सिंह से चुनाव हार गए हैं। हार के बाद डॉक्टर कफील खान ने कहा कि जीत किसी की नहीं हुई है, बल्कि लोकतंत्र की हार हुई है। जिस तरीके से पैसे का प्रलोभन दिया गया, बीडीसी और प्रधानों पर पुलिस का दबाव बनाया गया, उन्हें डराया धमकाया गया, इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोकतंत्र की हार है। मुझे 1031 वोट मिले हैं और मुझसे साइन करा लिया गया। डॉक्टर कफील खान ने बीजेपी उम्मीदवार रतनपाल सिंह को जीत की शुभकामनाएं देते हुए उन पर तंज कसा है। मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वे छात्र नेता रहे और जिस प्रकार से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, पैसे का उपयोग किया, ऐसे में वो बहुत आगे तक जाएंगे। मेरी उम्मीद थी कि मैं जीतूंगा तो मैं एक अस्पताल और स्कूल खोलूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हम सभी 30 ब्लॉक में फ्री मेडिकल कैंप चलाएंगे। डॉक्टर कफील खान ने इन चुनावों के दौरान काफी मेहनत की थी और अपनी जीत का दावा किया था, लेकिन सरकारी व्यवस्था के आगे वो हार गए। अब डॉक्टर कफील खान के इन आरोपों पर बीजेपी क्या कहती है, इस पर सबकी नजरें हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन पंजाब की आप सरकार अभी से ही मुसीबत में घिर गई है और ये मुसीबत पार्टी नेताओं के बड़े बड़े वादों ने बढ़ाई है। मान सरकार को इस मुश्किल से निकालने के लिए दिल्ली में भी मंथन चल रहा है। तो क्यों मुश्किल में दिख रही है पंजाब की आप सरकार, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब विधानसभा चुनावों में आप को जबरदस्त जीत मिली। राज्य की 126 सीटों में से आपको 92 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन ये जीत अब आम आदमी पार्टी के लिए कई मुसीबतें भी लेकर आई है। दरअसल चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि सत्ता में आने के बाद हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल तो पंजाब चुनावों के दौरान अपनी हर रैली में दावा करते थे कि आपकी ये पहली गारंटी है। सरकार बनते ही सबसे पहले फ्री बिजली योजना शुरू की जाएगी। 1 अप्रैल से ये योजना शुरू होनी थी। पंजाब में आपके भगवंत मान को सीएम बने 1 महीना होने को है। 12 अप्रैल हो चुकी है और फ्री बिजली योजना पर सरकार अभी खामोश है। विपक्ष हमलावर हो चुका है। फ्री बिजली से लेकर कानून व्यवस्था तक मान की घेराबंदी हो रही है। विपक्ष के दबाव के बीच आप बचाव में दिख रही है। पार्टी की ओर से सफाई पेश की जा रही है कि फ्री बिजली योजना पर विचार चल रहा है। इसके तौर तरीकों को फाइनल टच देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को दिल्ली बुलाया है। केजरीवाल पंजाब के नौकरशाहों और संबंधित अधिकारियों से इस मामले पर बात कर चुके हैं। स्कीम के आड़े कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिसे दूर करते ही 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि पंजाब सरकार और पंजाब का बिजली विभाग इसका खर्च कैसे उठाएगा। पंजाब सरकार का खजाना पहले से ही खाली है, ऊपर से राज्य कर्ज के बोझ में दबा है। मान सरकार के लिए समस्या कांग्रेस की फ्री बिजली स्कीम ने भी बढ़ा रखी है। 2016 में कांग्रेस सरकार भी पंजाब में फ्री बिजली की स्कीम लाई थी। कांग्रेस सरकार के समय पंजाब में अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ गरीबी रेखा से नीचे गुजारा करने वाले परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है और इस योजना से ही पंजाब का बिजली विभाग पहले से परेशान था। ऐसे में आपके लिए फ्री बिजली स्कीम बड़ी मुसीबत का कारण बनती दिख रही है। अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी अपनी इस जीत के गुरूर में खुद को कानून से भी बड़ा समझने लगी है। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश में सामने आई है, जहां बलात्कारी बीजेपी नेता की जमानत पर जश्न मनाया गया है। ये जश्न देश की सर्वोच्च अदालत को नागवार गुजरा है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार को लताड़ा है, देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से की थी। पीएम मोदी की इस योजना का मकसद देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था।
लेकिन देश में बेटियों के साथ बढ़ते क्राइम ने इस योजना की हवा निकाल दी है। खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के हालात पहले से ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बयां करते हैं। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इन राज्यों में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में हुई एक रेप की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को फटकार लगाई है। आपको बता दें कि रेप के आरोपी छात्र नेता के बेल पर बाहर आने का जश्न मनाते हुए उनके समर्थकों ने पूरे शहर में भैया इज बैक के पोस्टर लगाए। इस पूरे मामले से देश की सर्वोच्च अदालत खफा हो गई है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन के नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच में न्यायाधीश हिमा कोहली ने पूछा, भैया इज बैक के होर्डिंग लगाए गए हैं, ये किस बात का जश्न मना रहे हो? इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने आरोपी पक्ष के वकील से कहा कि भैया इज बैक क्या है और अपने को भैया कहलाने वाले सतर्क रहें। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की एक महिला ने आरोपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नेता शुभांग गोटिया की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर लगातार उसका रेप किया है। इस दौरान उसे गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया। इस पूरे मामले पर अदालत ने आरोपी बीजेपी नेता को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें पूछा गया है कि उसकी जमानत क्यों नहीं रद्द कर देनी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से भी इस मामले में जवाब मांगा है। आरोपी बीजेपी नेता शुभांग गोटिया को नवंबर में जमानत मिली थी। पीड़ित महिला ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पर इस मामले में तथ्यों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान महिला ने आरोपी से शादी के सबूत भी दिखाए, जिसमें आरोपी बीजेपी नेता शुभांग गोटिया पीड़ित महिला की मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर एक बार फिर बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है और सुप्रीम कोर्ट भी काफी